लोकसभा चुनाव के मतदान का दौर खत्म हो चुका है और अब सभी को मतगणना यानी कि 4 जून को परिणाम का इंतजार है। जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक सब कुछ ईवीएम के पिटारे में कैद है। फिलहाल वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है और चुनाव आयोग के मुताबिक देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जाने काउंटिंग सेंटर पर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। तो देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग की तैयारी है और सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि आखिर कहां पर रखी जाती है ईवीएम, क्योंकि ये सवाल हर किसी के दिमाग में होगा। स्ट्रांग रूम में रखी जाती ईवीएम और हर लोकसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम बना होता है। चुनाव आयोग के अधिकारी इसकी निगरानी करते हैं। सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे इस पर निगरानी रखते हैं। मतदान केंद्रों पर ईवीएम को सील किया जाता है। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को सील किया जाता है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सील किया जाता है, वो वहां पर मौजूद रहते हैं। चुनाव पैनल अधिकारियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को पूरी तरीके से सील किया जाता है। कौन कौन उस दौरान वहां पर रहता है ये आपको बता रहे। सील करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाती है कि ताकि कोई सवाल बाद में इसको लेकर खड़ा ना हो। तो देखिए 4 जून को मतगणना होनी है, यानी कि कल सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। सुबह 8 बजे से क्योंकि मतगणना शुरू हो जाएगी, सभी 543 सीटों पर मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। ये प्रोसेस करीब 1 घंटा चलेगा। इसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। ईवीएम खुलते ही तेजी से रुझान आने लगेंगे। पहला रुझान तो मतगणना शुरू होते ही आ जाएगा। दोपहर 12 बजे तक देश में नई सरकार की स्थिति भी साफ हो जाएगी कि कौन बना रहा है सरकार, और ये पिक्चर 12 बजे तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। और इसीलिए तैयारियां एक तरफ अगर चुनाव आयोग की पूरी है तो दूसरी तरफ भारत 24 की भी तैयारी पूरी है। हमारे तमाम सहयोगी सुबह 5 बजे से ग्राउंड जीरो पर डटे रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। और देखिए इस वक्त भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे क्या है हाल, किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अखिलेश सोलंकी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटना से अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा देहरादून से हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात रायपुर की करें तो कैलाश जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये तमाम सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो आपको बताएंगे हाल की किस तरह की है तैयारी। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हुए अखिलेश, क्योंकि कल सबकी नजरें रहेंगी, काउंटिंग होनी है कल, और ऐसे में 543 सीटों पर किसकी बनेगी सरकार। अगर बात भोपाल की करें तो कैसे तैयारियां वहां पर नजर आती है। देखिए मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो 29 सीटों को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल आया है और बीजेपी को 28-29 सीटें बताई जा रही हैं, उसके बाद उत्साह चरम पर है। हालांकि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि 4 से 5 सीटों पर वो फाइट दे सकते हैं। जैसे मंडला की बात हो, आपके ग्वालियर मुरैना की बात हो, भिंड की बात हो, सतना की बात हो या झाबुआ की बात हो, इन सीटों पर कांग्रेस मान रही कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी में कॉन्फिडेंस किस तरह से हाई है उसका एक नज़ारा आप देखिए कि इस समय कल की तैयारी इस वक्त चल रही है। बड़े बड़े जो झंडे हैं भाजपा के यहाँ लगाए जा रहे हैं और पीछे एक डोम है, इसमें बड़ी स्क्रीन के जरिए रिजल्ट्स को देखा जाएगा। और जो तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। जैसे वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पन्ना में रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान विदिशा में रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में रहेंगे, और यहाँ पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन महामंत्री हो, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तैयारियां तमाम है और लड्डुओं का ऑर्डर भी बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। तो कल आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी, जश्न की पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरह का इंडिकेशन एग्जिट पोल में आया और बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि भले 16 एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही है और 400 पार हो ना हो, लेकिन सरकार बहुमत के साथ आ रही है और अच्छे से आ रही है। इस बात को लेकर तैयारी और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटने का एक तरह से बीजेपी का टारगेट कितना पूरा होगा देखना दिलचस्प होगा। जी
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है और ये टारगेट कितना पूरा होता है ये कल क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए जो तमाम पार्टी हैं उनके प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी तेज हो रखी हैं, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और सीधा रुख रांची का कर लेते हैं, क्योंकि धनंजय मंडल वहां से जुड़ चुके हैं। लेकिन हमारे दो और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उन्हें टीवी पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिषेक मुंबई से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले धनंजय मैं आप ही के पास आ रही हूँ, रांची में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कल को लेकर आप क्या खास तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए, सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारियों में जुट गई है। कई जगह पे मिठाइयाँ बननी शुरू हो चुकी है, कहीं जगह पे गुलाल अबीर के जो दुकानों में भीड़ लग गए हैं, जो पट्टे हैं, फुलझड़ी है, पटाखे सब खरीदे जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। जहीं अगर झारखंड की अगर बात करें तो इंडी ब्लॉक की तरफ से 10 सीटें जीतने की दावा कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी एनडीए की बात करें 14 में 14 सीटें जीतने की दावे कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तैयारियां और जो आंसू एनडीए गठबंधन में उन तमाम मिठाई पटाखे और जो रुझान आए थे, जो एग्जिट पोल में इशारे कर रहे थे, उसके हिसाब से उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां कर चुके हैं। और झारखंड में सभी जगह पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जो एग्जिट पोल से काफ़ी उत्साहित है। हालांकि अब कुछ चंद घंटे की देरी है, उसके बाद एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल अब पूरी तरीके से नतीजे में घोषित होते हुए देखेंगे। उसके बाद पूरे चौक चौराहों पे जो कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिलेगा। कई तरह के पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई, कई तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जो जश्न में व्यवधान ना आए। उसके बाद साथ ही साथ 7 बजे से जो काउंटिंग की यहाँ शुरू हो जाए, अनुमान देखिए 12 बजते तक नतीजे झारखंड में भी सामने आ जाएंगे कि किसकी कितनी सीटें आ रही। क्योंकि पिछले बार की अगर बात करें तो 12 सीटें बीजेपी एनडीए के पास थी और 2 सीटें एक कांग्रेस के पास थी, एक जेएमएम के पास थी। हालांकि इस बार टक्कर कई सीटों पे, 4 से 5 सीटों पे कई जबरदस्त टक्कर हुए हैं। उसी पे सबकी निगाहें हैं। देखने वाली बात होगी कि जो दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से 14 में 14 सीटें जीत पाती है या नहीं, क्योंकि जो अनुमान जो जानकारी दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल पे भी जो जानकारी आ रही है कि 8 से 10 सीटें यानी 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, बीजेपी के सभी नेताओं के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हम 14 की 14 सीटें अभी भी जीत रहे हैं। हालांकि कुछ सीटें पे पैंच फंसा हुआ, चाहे दुमका की बात कर ले, चाईबासा की बात कर ले, या लोहरदगा की सीट बात कर ले, कोडरमा हो या गिरिडीह की लोकसभा सीट बात कर ले, इन सीटों पे पैंच फंसा हुआ है। कांग्रेस ब्लॉक और एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनके 19-20 का जो टक्कर होगा। क्योंकि देखिए, पिछली बार कई सीटों पे बीजेपी 4 से 5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार उस तरह के नतीजे देखने को नहीं मिलेंगे। 1,50,000 ये तो कल देखना होगा धनंजय, ये तो कल तस्वीर में जब तस्वीर आएगी सामने तब पता चल जाएगा कि क्या होता है, पहले से कितने अलग नतीजे सामने आते हैं। नजरें आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बार रुक बिहार पटना का भी कर लेते हैं, क्योंकि अस्मित सिन्हा हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। अस्मित, देखिए बात बिहार के करते हैं तो 40 लोकसभा सीटें हैं 2019 में, क्योंकि 39 यहां पर खाते में गई थी, उस वक्त जेडीयू और बीजेपी क्योंकि साथ में थे। और इस बार भी अगर हम बात करें, माना जा रहा है कि जो फाइट है वो बहुत ज्यादा टाइट है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कैसी वहां पर तैयारियां हैं, चाहे पक्ष की करें या विपक्ष की करें, कैसी तैयारियां और तस्वीर नजर आती हैं? बिल्कुल प्रीति, तैयारियां पूरी है, या फिर इंडी ब्लॉक हो या एनडीए हो, दोनों ने साफ कहा है कि 40 सीटें वो बिहार की जीत रही हैं। और इस समय हम पटना शहर के अंदर 2 लोकसभा क्षेत्र है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए कल मतगणना होगा। और ये स्ट्रांग रूम हम आपको दिखा रहे हैं, पटना का एएन कॉलेज है और ये यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाए गए। यहीं पर कल पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए मतगणना होने वाला है। और इन सभी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है। आरजेडी ने यह दावा किया है कि वो सभी सीटें जीतेगी, यानी इंडी ब्लॉक जीतने वाली है। लेकिन एनडीए की तरफ से अभी मैंने एक रिपोर्ट भी किया है प्रीति, उसमें बीजेपी ने 400 किलो लड्डू जो है वो बनाया जा रहा है, यानी कि सभी कार्यकर्ताओं के बीच वो लड्डू बांटे जाएंगे। बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि 39 सीटें पिछले दफे 2019 में एनडीए के खाते में गई थी और 1 सीटें कांग्रेस किशनगंज ले गई थी। लेकिन इस बार 7-8 ऐसी सीटें हैं
जो फंस रही है। एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि उसमें इंडी ब्लॉक को वो सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं पूर्णिया एक ऐसा सीट है, बक्सर एक ऐसा सीट है सबसे ज्यादा हॉट माना जा रहा है। पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बक्सर से आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, सिवान से हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं। तो ये ऐसी सीटें हैं जो फंसता नजर आ रहा है। कल देखना होगा, नतीजे आएंगे तब। लेकिन स्ट्रांग रूम पटना का एएन कॉलेज पूरी तरह तैयार है। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई चूक ना हो। और कल यहाँ पर ये जो आप सड़क देख रही हैं दोनों तरफ, पटना एएन कॉलेज के ठीक सामने, ये दोनों सड़कों को कल बंद किया जाएगा। यहाँ पर बैरिकेड लगाए जाएंगे, सड़कों पर यातायात पूरी तरह बाधित होगा, डाइवर्ट किए गए हैं रास्ते। और यहाँ पर कल सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होगा। पाटलिपुत्र का नतीजा सबसे पहले आना है। पटना साहिब के लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि पाटलिपुत्र के नतीजे पहले आएंगे। ठीक है, नतीजों का एक तरफ यहाँ पर इंतजार रहेगा और दूसरी तरफ जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, आप बता भी रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और कुछ सीटों पर क्या होगा खेला, ये तो कल ही हो पाएगा क्लियर जब आएंगी तस्वीरें सामने। इस वक्त क्योंकि थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, बाकी सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आप ही के पास आ रही हूं। तैयारियां हम देख रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से पूरी की गई हैं। अगर बात एनडीए की करें तो लग रहा है कि एक तरफ लड्डू बनाने का ऑर्डर पहले से ही दे दिया होगा, लेकिन इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या लग रहा है कि वहां पर भी लड्डू बनाने की तैयारी की गई है, ऑर्डर दिया गया, या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में जो चीजें सामने आई हैं वही कल एग्जैक्ट साबित होने वाले? क्या माहौल है चंडीगढ़ का? देखिए, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के साथ लगते हरियाणा में माहौल बहुत ही टक्कर का बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार मुकाबला कड़ा बना हुआ है, खासतौर पे रोहतक सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और खासतौर सिरसा से कुमारी शैलजा लड़ रही है, और सोनीपत सीट से जो बीजेपी उम्मीदवार है वो तो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि मेरे भीतरघात किया गया है मेरे को। हालांकि उन्होंने जीत का दावा किया कि मैं सीट तो जीत निकाल लूंगा, लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया, जितनी मुझे उम्मीद थी उतने नहीं बना पाऊंगा। इसलिए जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में भी इस बार 7 बीजेपी को और 3 कांग्रेस को सीटें दिखाई गई हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी लड्डू का ऑर्डर दिया गया, बीजेपी की तरफ से भी लड्डू का ऑर्डर दिया गया हरियाणा के लिए। अब देखना यह है कि दोनों में से सबसे ज्यादा लड्डू किसके बढ़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी दावा किया कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इंडिपेंडेंट कमांड दी गई है। उनके अनुसार जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा है टिकट देने के लिए, उनकी मर्जी से टिकटें दी गई है। सब कुछ उनकी हिसाब से ही पूरे हरियाणा में बिसाई गई है। पूरे हरियाणा में कहूं तो कई सीटें, चाहे फरीदाबाद की सीट कही जाए, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट की जाए, अंबाला की सीट कही जाए, मुकाबला कड़ा बना हुआ है। अभी एग्जिट पोल में जिस तरीके एग्जिट पोल के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि एग्जिट पोल पे जो सीटें बताई गई हैं नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत होंगे, इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस सीटें जीत रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि एग्जिट पोल हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि 10 की 10 सीटें हरियाणा में बीजेपी जीत रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सब दोनों के दोनों चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से। मुख्यमंत्री नायब सिंह वहां से उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लड़ रहे हैं। तो ये सबसे हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अब देखना है कि कल जब नतीजे आएंगे तब क्या होता है। सुरक्षा के नजरिए से 90 काउंटिंग सेंटर पूरे हरियाणा में बनाए गए, प्रत्येक विधानसभा में एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में स्टेट पुलिस रहेगी, दो लेयर के अंदर वहां की सीआर मिलिट्री रहेगी, जो बटालियन यहां से मंगाई गई है, सेना के जवान रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को बिना आई कार्ड के अंदर घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, चाहे उसके पास आई कार्ड नहीं है तो उसको आई कार्ड के बिना घुसने के अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने काउंटिंग सेंटर बनाए गए सबके आसपास पीने के पानी की विशेष प्रबंध किया गया, डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है ताकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हमने तमाम जो तस्वीरें भी सामने देखी, और क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, 1 महीने पहले इलेक्शन करवाने चाहते, तो इसीलिए और ज्यादा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रुक कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड देहरादून का, क्योंकि हरीश थपलियाल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, और अगर क्योंकि कल काउंटिंग का दिन है, एक तरफ आम जनता की बात करें तो गजब का उत्साह उनमें बना हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात करें, किस तरह से वहां पर सुरक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की गई हैं, और बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों की करें क्योंकि सीधा टक्कर है, सीधा मुकाबला है, तो क्या है वहां पर तैयारी? प्रीति, देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हैं, और बीवीआरसी पुरुषोत्तम खुद ये बात बता चुके हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 3 लेयर की व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में मिलिट्री और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। कोई भी मतगणना स्थल पर बिना पास के नहीं आ पाएगा। इसके अलावा जो मतगणना है वहाँ 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। इसके अलावा
जो ईवीएम के लिए है 884 टेबल और जो डाक मत है उनके लिए लगभग 218 टेबल बनाए गए। तो एक साथ अलग अलग सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। साथ ही साथ यहाँ बीजेपी के लोगों में जोश आई है, क्योंकि एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट दिखाई गई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस को भी उम्मीद है कि हमारी भी कांग्रेस पार्टी की भी उत्तराखंड से 2 सीटें आने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उम्मीद कांग्रेस को भी है। जिस तरह से एग्जिट पोल आया है तो कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां पूरी हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर वीवीआईपी चुनाव लड़े हैं। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो दोनों, हरीश रावत भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, इसका तस्वीरें साफ कल ही हो पाएगी कि कौन जीत पाता है या कौन। इस तरह की तमाम चर्चाएं यहाँ पर है। कौन हारेगा, सबके अपने अपने दावे हैं और इन दावों की हकीकत कल सबके सामने होगी जब नतीजे आएंगे। और भारत 24 सबसे पहले पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को बताएगा, दिखाएगा, क्योंकि महा कवरेज भारत 24 पर कल होगी। और इस वक्त श्रीनगर का भी रुख कर लेते हैं। सैयद तजुमुल हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, अगर बात जम्मू कश्मीर की करें, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये लिटमस टेस्ट जैसा भी होगा, सबकी नजरें रहेंगी कि कल घाटी में क्या नतीजे सामने आते हैं, कैसी वहां पर तैयारियां हैं? देखिए, घाटी में 35 से 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहला चुनावी मेला होगा, डेमोक्रेसी का जश्न होगा, जिसमें लोगों ने तकरीबन 60% के आसपास में, जहां डाउनटाउन का हवा कदल एरिया हो, खानियार हो, जड़ीबाल के इलाके हो, जहां बहुत कम तादाद में वोट पड़ता था, लेकिन आपकी बार जो वोट गिरा वो 60% के आसपास चला गया। जिसका गालबन ये मतलब है कि पार्लियामेंट चुनाव में कश्मीर घाटी में चूंकि बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट उम्मीदवार कोई नहीं है, जबकि जम्मू प्रोविंस में फाइट जो है वो इंडिया अलायंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बीच होगा। लेकिन जम्मू प्रोविंस में चूंकि जिस तरह से डॉक्टर जतिंदर सिंह का और इसके अलावा लाल सिंह की वापसी हुई है कांग्रेस पार्टी में काफी समय के बाद, वो मुकाबले में जुगल किशोर है, रमन बल्ला है, तो जम्मू प्रोविंस की 2 पार्लियामेंट्री शस्त्रों पे मुकाबला जो है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन का है या एनडीए का है। लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी का डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस का डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद ही उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ अपने उम्मीदवार ऐलान किए। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को आखिरी लम्हात में इस अलायंस से बाहर आना पड़ा, बल्कि इंडिपेंडेंट के तौर पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी का टिकट हासिल किया। कश्मीर घाटी में चुनाव जो है इसके लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर जो अमल है वो मुकम्मल होने के बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का मुकाबला कश्मीर घाटी में जो गुजर लीडर है मियां अल्ताफ साहब के साथ होगा, जो कि डिलिमिटेशन या परिसीमन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी रजौरी और हत्ता के साथ डिलिमिट हुई है। इसी तरह से अनंतनाग में जम्मू कश्मीर में पीडीपी का युवा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल रह चुके वहीदुर रहमान पारा का मुकाबला मारूफ शिया लीडर आगा रूहुल्ला के साथ है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाइट फिर पीडीपी के साथ है। और जब नॉर्थ कश्मीर आते हैं तो नॉर्थ कश्मीर में फिल्मी अंदाज में इंजीनियर रशीद, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, जो कि 2 बार लेजिस्लेटर लंगेट से रह चुके हैं, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग के मामले में मुलविस पाने के बाद गिरफ्तार हैं। लेकिन उनके बाद उनके लिए उनके बेटे ने चुनावी कैंपेन बड़े फिल्मी अंदाज में चलाया। यानी नॉर्थ कश्मीर में न सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसको दारीपर्दा बीजेपी की हिमायत हासिल है, अपनी पार्टी की हासिल है, इसी तरह से चुनावी इस रेंज में जब आप अनंतनाग और राजौरी की बात करते हैं तो बीजेपी का इनडायरेक्ट कैंडिडेट जो है वो अपनी पार्टी का जफर मनास है। किस कैंडिडेट ने किसको दी है, कितनी टफ फाइट, सैयद ये तो कल क्लियर हो ही जाएगा जब नतीजे सबके सामने होंगे। और ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, यही कह लीजिए कि कुछ घंटों का इंतजार है। सभी जो उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होंगी और कल नतीजे सबके सामने होंगे। इसीलिए उससे पहले हम जो मूड है और किस तरह की तैयारियां उनको भी भांप रहे हैं, रायपुर का रुख कर लेते हैं। कैलाश जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, रायपुर की फिजा में क्या नजर आ रहा है, क्या कह रही है वहां की फिजा, तैयारियां कैसी? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी है और केवल अब सुबह 8 बजे का इंतजार है। अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो जो राजनीतिक दल है वो भी पूरी तरीके से तैयारी में बैठे हुए हैं। 8 बजे का इंतजार है उनको। देखिए, जिस प्रकार से अभी तक 11 सीटें हैं पूरे प्रदेश में और 11 सीटें बीजेपी जीतने की दावा कर रही है, लेकिन उसी प्रकार कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कम से कम 4 सीटें हमारे पास आ रही है जो कस्म कस्म जो फंसी हुई है। बस्तर एक ऐसी सीट थी पूरा पहली जिसमें कांग्रेस था और एक
कोरबा 2 सीटें में कांग्रेस थी, जिसको जीतने के लिए बीजेपी भी दावे कर रही है और कांग्रेस भी दावे कर रही है। लेकिन ये दावे किसके सटीक बैठते हैं ये कल सुबह 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की अगर कि मैं बात करूं तो निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू होगी। 8:30 बजे तक ये पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू चलेगी। उसके बाद जो है मतगणना का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। ये निर्वाचन आयोग का ये भी कहना है कि पूरे देश में सबसे पहले रिजल्ट छत्तीसगढ़ का आएगा और छत्तीसगढ़ के नतीजे पहले सामने होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो नतीजे हैं छत्तीसगढ़ के ही सामने आएंगे। आपसे हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मुंबई के मुद्दे बहुत अलग हैं और जब बात मुंबई की होती है तो असली शिवसेना, नकली शिवसेना, ये मुद्दे रहे, ननद भाभी की लड़ाई आपस में रही, बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन अब पल बेहद पास है, वो घड़ी बहुत पास है जब कल सबके सामने रिजल्ट होंगे कि कौन है वो पार्टी जिसने या कैंडिडेट जिसने जनता के दिल पर राज किया है। लेकिन तैयारियों की बात करें, चाहे सुरक्षा के लिहाज से बात करें, पार्टीज की बात करें, उनके ऑफिस में किस तरह की तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि सूरज का तापमान किस तरीके से तेजी से लगातार पूरे देश भर में छाया हुआ है और खासतौर से मुंबई में भी उससे छूट नहीं। मुंबई महाराष्ट्र में भी 33 डिग्री से लेकर 45 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास तमाम जगहों पर टेम्परेचर दिखाई पड़ा। कई जगहों पर आपको पता है कि कर्फ्यू लगाना पड़ा, नहीं 140 धारा लगाना पड़ा। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं, जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं और जो सबसे उनके बड़े जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उद्धव ठाकरे की बात करूं मैं, शरद पवार की बात करूं मैं, जो बड़े नेता अजीत पवार की बात कर ले, एकनाथ शिंदे की बात करें, 4 ऐसे बड़े नेता महाराष्ट्र में हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस जी 5वें नेता हैं जिनकी धड़कनें जाहिर सी बात है लगातार तेज हैं और हर किसी को समझ में आ रहा है कि आखिरकार उनकी भविष्य का फैसला कल होगा। क्योंकि देखिए इन सभी नेताओं के भविष्य का फैसला बिल्कुल कल होगा कि उनकी कितनी ताकत महाराष्ट्र में है। हर किसी ने आपको पता है कि इस तरीके से लगातार लड़ाई लड़े की मानो कि वह सबसे बड़े एक उभर के सामने आ रहे थे। लेकिन सच्चाई तो है कि किसकी कितनी ताकत है। एकनाथ शिंदे की ताकत कितनी महाराष्ट्र में है, अजीत पवार की ताकत कितनी है, उद्धव की कितनी है, शरद पवार कितनी है, यह और वही देवेंद्र फडणवीस की कितनी ताकत है, वह समझ में आ जाएगा। और तमाम जो वोटर्स ने किस तरीके से किया है तैयारियों की बात देखिए, जाहिर सी बात है कि देश भर में जिस तरह के लड्डुओं की लगातार डिमांड है, वही हालत मुंबई में भी 10,000 लड्डू मुंबई में बनाए जा रहे हैं बांटने के लिए। वही अलावा 400 के लड्डू पुणे में बनाए जा रहे हैं। तो तमाम जगहों पर लड्डू इस तरह के ऑर्डर दिए गए हैं ताकि जब बीजेपी की जीत हो, जिस तरह की एग्जिट पोल आया हुआ है